और चलिए अब बात सेनाध्यक्ष मनोज पांडे के साथ हुई एक्सक्लूसिव बातचीत की कर लेते हैं। जनरल मनोज पांडे ने खुलासा किया है कि चीन के साथ लगी एलएसी परिस्थितियां नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ संवाद लगातार जारी है। उन्होंने सीमा पर सेना की ताकत लगातार बढ़ने का भी दावा किया। ढांचागत विकास या स्वदेशी हथियारों के निर्माण की योजना पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। हमारे सहयोगी मंजीत नेगी ने सेना प्रमुख से अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से बातचीत की है। साल 2024 में भारतीय सेना के सामने क्या चुनौतियां होंगी और भारतीय सेना की क्या प्राथमिकताएं होंगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। जनरल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त देश और दुनिया के जो हालात हैं उनको कैसे, उनके बीच में क्या चुनौतियां आप देखते हैं भारतीय सेना के लिए और क्या प्राथमिकताएं आप मानते हैं अपने एक सेना प्रमुख के तौर पर? धन्यवाद मंजीत। गत वर्ष की तरह इस साल भी हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस या ऑपरेशनल तैयारी को बरकरार रखना, चाहे वो सीमाओं पर हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर आंतरिक सुरक्षा में जहाँ जहाँ पर हमारी तैनाती या डिप्लॉयमेंट है, इन सब इलाकों में ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को एक अच्छे दर्जे का बरकरार रखना, ये मेरी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा आपको ज्ञात होगा, पिछले वर्ष हमने भारतीय सेना के ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन की एक रूपरेखा रखी थी, जिसके तहत हमने 5 परिवर्तन के स्तंभ आइडेंटिफाई किए थे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने इन 5 एरियाज में या 5 डोमेन्स में अच्छे तरह से सकारात्मक प्रगति की है और कोशिश यही रहेगी कि इस साल भी इन्हीं 5 फील्ड्स में हम उसी तरह से मोमेंटम को मेंटेन रहे और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ हमारी जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है, जिसका आत्मनिर्भर या इंडिजिनस प्रोडक्शन एक बहुत मुख्य या अहम मुद्दा है, इस पर भी हमारा खास ध्यान रहेगा कि इसके जरिए किस तरह से हम हमारी सेना को और आधुनिक और सशक्त बनाएं। तो ये एक 3-4 मोटे एरियाज है जिस पे हमारा ध्यान रहेगा। आपने पूछा चुनौतियां क्या है। चुनौतियां जिस तरह से सीमा पर स्थिति है, उसको सही मायने में हमने उसकी तैयारी रखना, वो एक चुनौती रहेगी। पर इस चुनौती का हम सामना टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन से, मॉडर्नाइजेशन से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान देकर, मुझे लगता है इन सभी विषयों में हम आगे बढ़ने में पूरी तरह से तत्पर भी है और प्रयत्नशील भी है। सर, अगर हम स्वदेशी हथियारों की बात करें तो लाइट टैंक को लेकर काफी चर्चा है सेना में, क्योंकि उसकी आवश्यकता हमें नॉर्दर्न बॉर्डर पर भी है। उसको लेकर क्या इस वक्त आप बता पाएंगे, क्या प्रोग्रेस है उसकी, कब तक वो सेना में शामिल हो पाएगा? आपने सही कहा, लाइट टैंक जो कि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स, पहाड़ी और बर्फीले इलाके में की जरूरत थी, इसमें हमने काफी प्रोग्रेस किया है। इसको हम 2 तरीके से, 2 रूट्स के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। एक है डिजाइन एंड डेवलपमेंट, जिसमें डीआरडीओ के साथ मिलकर हम आगे ये कर रहे हैं, जिसमें कि तकरीबन 59 या 59 लाइट टैंक्स का क्वांटिटी तय हुई है। ज़रूरत लाइट टैंक्स की हमने जो इनिशियली देखी है, तकरीबन 354 बनती है। तो डीआरडीओ का जो लाइट टैंक है, इस साल के मई जून तक मुझे उम्मीद है वो ट्रायल के लिए हमको दिया जाएगा। और जो मेक 1 रूट के जरिए तकरीबन 6 या 7 इंडस्ट्रीज ने उस पर अपनी दिलचस्पी दिखाई है और वो अभी प्रक्रिया फिलहाल शुरू है। और जब हम उसके 2 डेवलपमेंट पार्टनर्स आइडेंटिफाई करेंगे, उनको फिर प्रोविजनल सैंक्शन ऑर्डर देकर तकरीबन मुझे लगता है और 2 से 3 साल के बीच में लाइट टैंक्स का ट्रायल्स खत्म होने के बाद हम इसको और आगे ले पाएंगे। पर जितने भी हमारे मेजर हेवियर प्लेटफॉर्म्स है, उस श्रृंखला में
लाइट टैंक्स, मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण पहला कदम आगे होगा। आपने कहा कि लाइट टैंक काफी महत्वपूर्ण होगा सेना के लिए। कुछ ऐसे सिस्टम या हथियार आप बता पाएंगे जो आपके खासतौर से आपके कार्यकाल के दौरान सेना को हमने नॉर्दर्न बॉर्डर में तैनात किया हो, या दूसरी सरहद पर हमने सेना को मजबूत करने की दिशा में ऐसे सिस्टम हथियार हमने तैनात किए? ये अलग अलग डोमेन से अलग अलग फील्ड्स में है। सबसे पहले यदि मैं मोबिलिटी और प्रोटेक्शन की बात करूं, उसमें हमने पिछले एक साल में QRF मीडियम और QRF हैवी व्हीकल्स ये हमने ईस्टर्न लद्दाख इलाके में डिप्लॉय किए हैं या तैनात किए हैं। उसके अलावा सर्वेलेंस के लिए यदि हम देखें तो हर तरह के ड्रोन्स और अनार्म्ड एरियल व्हीकल्स, माइक्रो ड्रोन से लेकर मिनी से लेकर लॉन्ग रेंज UAVs तक, ये तीनों इस कंप्लीट रेंज में जितने भी हमारे इंडिजिनस प्रोडक्शन है ये भी हमने सक्सेसफुली डिप्लॉय किए हैं। साथ ही में लॉजिस्टिक ड्रोन्स, ये भी मुझे लगता है एक बहुत इम्पोर्टेंट अचीवमेंट हमने हासिल की है। कम्युनिकेशन के लिए रेडियो सेट, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, ज़्यादा सिक्योर कम्युनिकेशन, ये भी एक हमारा खास करके फोकस एरिया रहा है। उसी तरह से न्यू फैमिली ऑफ माइंस या सुरंगे, बारूदी सुरंगे, उसमें एंटी पर्सनल से लेकर एंटी टैंक तक, मोबिलिटी के लिए असॉल्ट ट्रैकवेज। तो इस तरह से मोबिलिटी के इलाके में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। टैंक्स को यदि लेकर चले तो नाइट एनेबल्ड की बात हो या फिर और इफेक्टिव एमुनिशंस हो, आर्मामेंट हो, वो भी एक हमारे लिए अहम मुद्दा रहा है। सर, आपने अग्निवीर की बात की, उसको लेकर भी काफी चर्चा होती है सेना में। क्या आपका आकलन क्या है कि जैसे आपने कहा कि एक तरह से तैनाती हो गई अग्निवीरों की सेना में, उसको लेकर क्या और आप बताना चाहेंगे? किस तरह से सेना इसको लेकर आगे बढ़ेगी? हमारे पहले 2 बैचेस या 3 बैचेस अग्निवीर्स के अपनी 31 हफ्ते की प्रिलिमिनरी या रिक्रूट ट्रेनिंग के बाद अभी हमारे यूनिट्स में तैनात है, जिसमें कि फॉरवर्ड एरियाज और LAC LC पर भी यूनिट्स है, जहां पर भी ये अभी तैनात है। जो हमको इनिशियल फीडबैक मिला है ये बहुत अच्छा है, सकारात्मक है और उत्साहवर्धक है, तो ये एक अच्छी बात है। अग्निवीर का यूनिट्स में सही मायने में एसिमुलेट होना, इंटीग्रेट होना, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उतना ही ज़रूरी है कि हम उनका सही तरीके से उनका सिलेक्शन या चयन करें 4 साल के फलस्वरूप जो हमारे साथ रहेंगे। तो उसमें हमने एक बहुत निष्पक्ष, पारदर्शी एक प्रक्रिया, असेसमेंट सिस्टम इंस्टीट्यूट किया है, जिसको हम आसान बोलते हैं। तो वो भी मैं समझता हूँ एक अच्छी पहल है। इसके साथ ऑनलाइन कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इस तरह की जो बाकी प्रक्रिया है ट्रेनिंग के दौरान, सिमुलेटर्स का लाना, टेक्नोलॉजी का लाना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरी समझ में हम अग्निवीर और उसकी दिशा में सही तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा और यकीन है कि 4 साल बाद इसका नतीजा और रिजल्ट सकारात्मक रहेगा।